I am Rajneesh Kumar Srivastava, your mentor, your guide, director of Pathfinder classes, and this is one of the best coaching center in the field of mathematics and statistics. आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि IIT जैम स्टैटिस्टिक्स अगर हम लेते हैं और करना चाहते हैं तो कैसे क्रैक करेंगे, एंड दैट इज द वेरी सिंपल फंडा IIT जैम MS क्वालिफाई करना। बस थोड़ा सा आपको देखना है कि कहां पे फोकस करना है। IIT जैम MS के अंदर दो सेक्शन होता है, वन इज मैथमेटिक्स सेक्शन एंड वन इज स्टैटिस्टिक्स सेक्शन। मैथमेटिक्स सेक्शन का वेटेज 40%, स्टैटिस्टिक्स सेक्शन का वेटेज 60%। अब हमको ये जानना है सबसे पहले कि क्या स्टैटिस्टिक्स में जाने के लिए MS क्वालिफाई करने के लिए IIT जैम मैथमेटिक्स का रोल है, या अगर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं तब भी क्या हम क्वालिफाई कर सकते हैं? क्या सिर्फ मैथमेटिक्स 40% पढ़ के हम क्या IIT जैम MS क्वालिफाई कर सकते हैं? स्टैटिस्टिक्स का रोल आता है कि नहीं आता स्टैटिस्टिक्स का? हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे किस पे कितना फोकस करना है और कैसे क्वालिफाई करना है। जनरली IIT जैम स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपके मैथ वाले भी स्टूडेंट बैठते हैं, स्टैट्स वाले स्टूडेंट भी बैठते हैं, और वो सारे स्टूडेंट बैठ सकते हैं जो कम से कम ग्रेजुएशन लेवल पे एक पेपर स्टैटिस्टिक्स अगर पढ़े हुए हैं तो, राइट। अब आता है कि मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस कितना है। क्रैक करने के लिए क्या मैथमेटिक्स को हम उठाएं? क्रैक करने के लिए क्या हम स्टैटिस्टिक्स को ही सिर्फ फोकस करें? मैं बताऊंगा कि आप किस पे फोकस करें और कहां से पढ़ें और किस तरह से पढ़ें कि बिल्कुल बिल्कुल 200% आपका गारंटी के साथ आपका क्रैक करेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि IIT जैम MS आपका सिर्फ दो ही जगह है, तो IIT में वन इज IIT बॉम्बे एंड वन इज IIT कानपुर। अब है कि दोनों जगह क्या सेम क्राइटेरिया है? नहीं, दोनों जगह अलग क्राइटेरिया है। IIT जैम स्टैट्स में बॉम्बे जाने के लिए आपको ग्रेजुएशन लेवल पे कम से कम एक पेपर MS मतलब स्टैटिस्टिक्स का पढ़ा होना चाहिए। लेकिन IIT जैम MS में अगर कानपुर के अंदर जाना है, कानपुर IIT जाना है, तो वहां के लिए आपका ग्रेजुएशन में कम से कम 3 पेपर आपका स्टैटिस्टिक्स का पढ़ा होना चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि कानपुर के लिए सभी लोग एलिजिबल नहीं है। मतलब मैथमेटिक्स सेक्शन के वो बच्चे कानपुर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स के 3 पेपर पढ़े हों। लेकिन नहीं, बहुत जगह स्टैट्स पढ़ाया नहीं जाता मैथमेटिक्स के अंदर। अगर जनरल कोर्सेज लेते हैं तो स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है, लेकिन ऑनर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी या कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां पे ग्रेजुएशन लेवल पे मैथमेटिक्स के अंदर भी स्टैटिस्टिक्स का एक पेपर होता है, तो दैट गाइस आर टोटली एलिजिबल। वो आपका 100% एलिजिबल है, वो कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको बताना है कि पैटर्न कि कैसे हम पढ़ें और कैसे हम क्रैक करें। तो इसको हम अगर बात करते हैं कि दो सेक्शन डिवाइड करके बात करते हैं, तो पहले मैथमेटिक्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम स्टैटिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो अगर हम बात करते हैं IIT जैम जो आपका स्टैट्स का MS की बात, तो फर्स्ट सेक्शन इज दैट इज मैथ्स, दिस इज 40% वेटेज, एंड वन इज स्टैट्स दैट इज 60% वेटेज, राइट। तो ऑब्वियस अगर देखने से ये लग रहा है कि 10% अगर हम यहां से कम कर देते दोनों इक्वल हो जाता, तो मतलब थोड़ा सा वेटेज आपका स्टैटिस्टिक्स का ज्यादा है। लेकिन मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके बताऊंगा कि एक 40%, एक 40% और एक 20%, और दो को हम टॉप पे रख के चलेंगे, दो को हम एकदम टॉप पे रख के चलेंगे। 40% को कैसे डिवाइड करता हूं, कैसे आप पढ़ेंगे, कैसे क्रैक करेंगे, बहुत सिंपल फंडा दे रहा हूं आपको, और आप इस चीज को अगर फॉलो करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे IIT जैम MS क्वालिफाई करने से। चाहे वो आप मैथमेटिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि एक सेक्शन 40% स्टैट्स है, एक सेक्शन 40% मैथ है, तो मैथ वालों के लिए स्टैट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, स्टैट्स वालों के लिए थोड़ा सा मैथ डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दोनों के लिए कोई चीज डिफिकल्ट नहीं रहेगा, बशर्ते कि आप कैसे पढ़ते हैं और किस टॉपिक को उठाते हैं। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आपको मैथ्स का पार्ट, मैथमेटिक्स वाले पार्ट को। तो मैथमेटिक्स वाले पार्ट को अगर डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर टोटल, मैं अगर सिलेबस को डिवाइड करता हूं तो इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 6 तरह से इसको लगते हैं, 6 टॉपिक बना लेते हैं, और हर एक टॉपिक के अंदर कैसे कैसे पढ़ेंगे वो बता देता हूं आपको। पहले सबसे पहले अगर टॉपिक की बात करें तो एक टॉपिक है आपका सीक्वेंस, सेकेंड टॉपिक आपका है सीरीज, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो ये सीक्वेंस और सीरीज दोनों एक ही टॉपिक करता है, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। दिस इज नॉट प्योर एनालिसिस, दिस इज कॉल्ड द एप्लीकेशन ऑफ एनालिसिस। न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, एक भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल नहीं होता है, और इसमें हम कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी की बात करते हैं, एंड दैट इज द वेरी सिंपल कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी। आप जो है बिल्कुल विद इन सेकंड के अंदर आप बता सकते हैं, 2 सेकंड 3 सेकंड कर, कि ये सीरीज कन्वर्ज करता है, डाइवर्ज करता है, बाई ट्रिक। ठीक है, तो हम बाद में बात करेंगे कैसे पढ़ा जाता है और क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, राइट। पॉइंट नंबर 3 दैट इज
पॉइंट नंबर 3 इज दैट इज एडवांस कैलकुलस। एडवांस कैलकुलस, तो कैलकुलस एडवांस कैलकुलस को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस, एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस। तो पहले एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस, एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस बोलो इसको, या आप इसको एप्लीकेशन ऑफ एनालिसिस बोल सकते हो, वो भी आप बोल सकते हैं। इसके अंदर जो आपका टॉपिक है दैट टॉपिक इज लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ वन वेरिएबल। टू को हमने अलग कर लिया, यहां से निकाल दिया है, टू को हमने अलग कर लिया, एक साथ टू को अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो वन वेरिएबल, फिर आपका रोल्स थ्योरम, फिर आपका एलएमबीटी, लैग्रेंजेस मीन वैल्यूज थ्योरम, फिर आपका टेलस, फिर आपका मैक्लॉरिन्स। राइट, ये आपके टॉपिक हैं एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर। और ये आपका एक तरह से अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये रोल्स, एलएमबी, टेलर्स, मैक्लॉरिन्स, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ एनालिसिस का पार्ट होता है, लेकिन इसको हम कैलकुलस के अंदर बहुत जगह इसको लोग काउंट करते हैं, और हम कैलकुलस की बात नहीं करें। दिस इज कॉल्ड द एडवांस कैलकुलस। राइट, एडवांस में थोड़ा सा लेवल बढ़ा के करेंगे, इसलिए हम इसको एडवांस की बात करें। जो फोर्थ पॉइंट आएगा, फोर्थ पॉइंट इज दैट इज कॉल्ड एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस। एडवांस इंटीग्रल, गाइस इस पे आपको बहुत अच्छे से स्ट्रेस करना है। एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस क्यों करना है अभी बताऊंगा आपको, प्रोबेबिलिटी जब स्टेट्स की बात करेंगे तो बताऊंगा क्यों इसको आपको जानना बहुत जरूरी है, इस पे स्ट्रेस करने की जरूरत है, क्यों इसको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, इस पे कितना वेटेज इसका आएगा, पेपर में कितने इसके क्वेश्चंस होते हैं, ये अभी मैं आपको बताऊंगा आपको। तो एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर जो टॉपिक आपका है दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल, वन टॉपिक इज, then double integral, then triple integral, और एक टॉपिक और इसके अंदर आ जाता है दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एमए वाले नहीं पढ़ते हैं, मतलब आईआईटी जो मैथमेटिक्स देते हैं वो नहीं पढ़ते हैं। वो होता है एरिया, आर्क लेंथ, वॉल्यूम बाय लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल के थ्रू, डबल इंटीग्रल के थ्रू, लाइन इंटीग्रल थ्रू। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको एरिया को डबल के थ्रू कर लेते हैं, वॉल्यूम को भी डबल के थ्रू कर लेते हैं, बचा एक आर्क लेंथ, उसको हम लाइन के थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको अलग से लाइन के थ्रू भी बताते हैं हम, कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो लाइन के थ्रू ही सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि सिंगल पैरामेट्रिक फंक्शन दिए होते हैं, आसानी से निकल जाते हैं, इसलिए आप लाइन को जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया point number 4, and point number 5 is that is called matrices। मैट्रिसेस के अंदर आपका 4 से 5 टॉपिक है। जैसे फर्स्ट जो अगर टॉपिक कहेंगे तो डेफिनेशन, सिमेट्रिक, फिर स्क्यू सिमेट्रिक, राइट, मैट्रिसेस, देन, और इसमें हम सारे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो सिलेबस में है, बस इतने सा है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स, देन इगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, देन कैली हैमिल्टन थ्योरम। इतने आपके टॉपिक हैं, राइट, मैट्रिसेस, जो कि बहुत 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 आसान है, राइट। और जो 6 टॉपिक है दैट इज लीनियर अलजेब्रा, इसके अंदर आपका जो सिलेबस है बिल्कुल एक टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने के लिए कुछ चीजें आपको आनी चाहिए, जैसे सब स्पेस आनी चाहिए, बेसिस आनी चाहिए, डायमेंशन आनी चाहिए। ये हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेंगे, लेकिन हम डिटेल में इसको पढ़ लेंगे। क्यों थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, हम इसको प्रॉपर डिटेल में पढ़ लेंगे, जिससे कि एलटी का एक भी क्वेश्चन हमारा नहीं छूटे, राइट। और एक टॉपिक जो यहां से हमने छोड़ा है उसको अलग कर दिया हमने, तो दैट इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल,
फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के अंदर आएगा कौन सा टॉपिक? लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल्स, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, ये आपके टॉपिक आएंगे। इसके अंदर आपका फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के अंदर अगेन रिपीट लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल्स, पार्शियल डेरिवेटिव एंड मैक्सिमा मिनिमा। मेन जो इसके अंदर आएगा दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा of one and two variables both, right? And limit quantity differentiability of two variables, क्योंकि one हमने यहां पे डिफाइन कर दिया। तो गाइज अगर हम बात करते हैं सिलेबस का, तो इतना ही सिलेबस आपका मैथमेटिक्स का है, और कहीं पे भी इसके अंदर अगर आप देख रहे हैं तो कहीं पे भी एक लाइन भी थ्योरेटिकल टॉपिक इन्वॉल्व नहीं है। कंप्लीट एप्लीकेशन टॉपिक है, फुल न्यूमेरिकल टॉपिक्स है और बहुत मजेदार टॉपिक है। अगर आप इसको ठीक से पढ़ेंगे तो 40 में बिल्कुल गारंटी के साथ 500% गारंटी के साथ आपका 35 प्लस रहेगा ही रहेगा 40 में। एक नंबर भी अगर आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक पढ़ते हैं तो 40 में 38, 39 नंबर तो बिल्कुल आप उठा सकते हैं। और कहां से वेटेज मैक्सिमम होता है, तो 2 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, 3 टॉपिक जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर जाता है। वन इज आपका एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, यहां से आपका 10 से 15 नंबर के आसपास यहां से क्वेश्चन होता है, बिल्कुल फिक्स है। मैट्रिसेज आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन यहां से हो जाता है बिल्कुल अच्छे से। 25 नंबर इनफाइनाइट सीरीज, सिर्फ इनफाइनाइट सीरीज की बात करें तो 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से हो जाता है, राइट। एंड कितने हो गए 30 मार्क्स, राइट। अब बच गए आपके 10 नंबर आपके एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस, सीक्वेंस और आपका लाप्लास फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स हो जाते हैं। तो बिल्कुल पानी की तरह से आप 40 नंबर उठा सकते हैं। तो मतलब कि इस सेक्शन को, मैथमेटिक्स वाले सेक्शन को स्टैट्स में कहीं से भी आपको लाइटली नहीं लेना है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का 40% जो सिलेबस है स्टैटिस्टिक्स के 60% सिलेबस का 2 गुना ज्यादा है, राइट। तो वेटेज कम है, सिलेबस ज्यादा है, लेकिन एप्लीकेशन है मतलब आप बिल्कुल फ्लैट आप निकल सकते हैं इसमें से। कहीं पे भी आपको थ्योरेटिकल टॉपिक टच नहीं करना है, जो मैथमेटिक्स वाले करते हैं आपको बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है, और आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो मैथमेटिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये 40 नंबर आपको बिल्कुल फर्स्ट 10 रैंक दिलाने की कोशिश करेगा। अगर आपको 40 नंबर आता है, बिल्कुल फर्स्ट 10 रैंक में आप आने की कोशिश करेंगे और आएंगे। अब आता है स्टैटिस्टिक्स का पार्ट कि स्टैट्स को कैसे पढ़ें, स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट में कैसे लेके जाएं हम। तो जो हमारा स्टैट्स वाला पार्ट है ये आपका 60% वेटेज रखता है, बिल्कुल रखता है। भाई एमएस करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स हमको अच्छे से आना चाहिए। अगर हम एमएस करने जा रहे हैं तो बिल्कुल हमको स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए और उसका वेटेज ज्यादा होना भी चाहिए, बनता भी है, उसका हक है, राइट। क्योंकि मैथमेटिक्स तो सब्सिडरी पार्ट आएगा ना, तो स्टैटिस्टिक्स हम करने जा रहे हैं तो ऑब्वियस है कि हमको स्टैट्स का पार्ट बहुत अच्छा आना चाहिए, उसका सिलेबस ज्यादा होना भी चाहिए, उसका वेटेज ज्यादा होना भी चाहिए, बनता भी है इसका, राइट। लेकिन क्या 60% सिर्फ स्टैट्स पढ़कर हम क्वालिफाई कर सकते हैं? कभी नहीं। इसलिए 40% मैथमेटिक्स में, जिनका 40% मैथमेटिक्स अच्छे से आता है, 40 नंबर में जो 35 प्लस उठा लेता है, बिल्कुल फर्स्ट 5-10 में रैंक रहता है। अब स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपको 30 से 40 नंबर कैसे उठाना है वो मैं बताता हूं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक आपका 60 नंबर हो गया, 60% मतलब 60 मार्क्स। 60 मार्क्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वन इज 40 मार्क्स एंड वन इज 20 मार्क्स। तो मेरा कहने का मतलब कि 40% एक जगह कर दिया और 20% एक जगह कर दिया, तो 3 पार्ट डिवाइड कर दिया ना। 40% मैथमेटिक्स का, और स्टैटिस्टिक्स में भी 40% एक, 20% एक। अब ये 40% है क्या? 40% हमको उठा देंगे, पूरा उठा सकते हैं हम, बिल्कुल उठा सकते हैं 40%। ये 40 नंबर आप बिल्कुल डैम श्योर बिल्कुल उठा सकते हैं, और कुछ भी नहीं है 40%। जैसे आपका मैथमेटिक्स आपका पानी की तरह से है, वैसे ये 40% आपका स्टैटिस्टिक्स का भी पानी की तरह से है। आप कैसे पढ़ेंगे, इसमें टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर आप टॉपिक पढ़ेंगे, इस 40% के लिए जो टॉपिक आप पढ़ेंगे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है। पहला टॉपिक आपका प्रोबेबिलिटी, बेसिक प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऐसा नहीं बहुत डिफिकल्ट प्रोबेबिलिटी है जो आईटीजी के अंदर आता है, नहीं यार, ऐसा प्रोबेबिलिटी नहीं आता है, बिल्कुल बेसिक। क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स करने जा रहे हैं और स्टैटिस्टिक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा यूज करते हैं कि आपका डाइस को टॉस करते हैं, चाहे कॉइन को टॉस करते हैं, तो सैंपल स्पेस क्या बनता है, तो हम इसको यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी को। इसलिए हमको बेसिक प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, और बेसिक प्रोबेबिलिटी के अंदर इतना कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए, थोड़ा सा आपका इंडिपेंडेंट सीक्वेंस चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव लॉ चाहिए,
बेस थ्योरम चाहिए, इतने से हमारा काम चल जाएगा। इसका नॉलेज रखना है और इस पे जो क्वेश्चन भी आते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है जो बहुत डिफिकल्ट आपका हो, राइट। दूसरा टॉपिक जो पढ़ना है, यहां से आपका स्टैट्स स्टार्ट हो रहा है और आप कौन कौन से टॉपिक को हैंडल करेंगे। तो जो सेकेंड टॉपिक हैंडल करेंगे रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल के अंदर आपका कुछ नहीं है, बेसिक डेफिनेशन। गाइस आप अगर हम बात करें ना स्टैटिस्टिक्स का, तो मुझे जहां तक लगता है कि मैथमेटिक्स की एक बुक में पूरा पूरा स्टैटिस्टिक्स आ जाता है। मैथमेटिक्स का एक बुक में 400-500 क्वेश्चन होता है, उतने पूरी पूरी हमारी स्टैटिस्टिक्स आ जाती है, ठीक है। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्वेश्चन लेंथी होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, और वो क्वेश्चन कभी भी पेपर में पूछ नहीं सकते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। और बेसिकली 5 से 6 डेफिनेशन है जो बढ़िया डेफिनेशन है, जो आपको आना चाहिए। उसी 5-6 डेफिनेशन पे हम चलते हैं। जैसे रैंडम वेरिएबल के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको कितने डेफिनेशन चाहिए? आपको 5 से 6 डेफिनेशन चाहिए। कौन कौन से डेफिनेशन चाहिए आपका? सबसे पहले आपका रैंडम वेरिएबल क्या होता है वही चाहिए, फिर आपका एक्सपेक्टेशन क्या होता है, आपको ये अच्छी से आना चाहिए, फिर आपका पीडीएफ क्या होता है, फिर आपका सीडीएफ क्या होता है, फिर आपका एमजीएफ क्या होता है, और फिर आपका मोमेंट अबाउट ओरिजिन, एंड फिर मोमेंट अबाउट मीन, और यहां पे आपका एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। एक्सपेक्टेशन दूसरा नाम मीन। तो आपको मीन, वेरिएंस, पीडीएफ, सीडीएफ, एमजीएफ, सीजीएफ एंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, मोमेंट अबाउट मीन, ये डेफिनीशन सिर्फ आपको आना है। इसकी फार्मूलाज आपके आना चाहिए, इसके कॉन्सेप्ट करना है। रैंडम में आपको इतना ही पढ़ना है। और पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं तो पॉइंट नंबर 3 स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, इसको आपको बिल्कुल फोकस करना है। स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे? तो ये आएगा आपका बाइनोमियल, पॉइजन, निगेटिव बाइनोमियल, फिर आपका ज्योमेट्रिक, फिर हाइपरज्योमेट्रिक, फिर आपका नॉर्मल, फिर आपका एक्सपोनेंशियल, फिर आपका बीटा, फिर आपका गामा, राइट। ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे। और जब स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट मतलब होता है कि जो काउंटेबल है, तो जहां कहीं भी समेशन लिखा होगा वो डिस्क्रीट है क्योंकि काउंटेबल है, और जो काउंटेबल नहीं है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब जो आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे कोई भी इंटरवल, कोई भी रेंज जो काउंट नहीं कर सकते, उसके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, और हर एक पॉइंट के बीच में फिर से इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, तो आप काउंट नहीं कर सकते। और जब भी काउंट नहीं करते तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक इंटीग्रेट कर दो, दैट इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस, राइट। तो 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, वन इज डिस्क्रीट एंड वन इज कंटिन्यूअस। तो बाइनोमियल, पॉइजन, ज्योमेट्रिक, नेगेटिव बाइनोमियल, हाइपरज्योमेट्रिक, आपका डिस्क्रीट यूनिफॉर्म, ये सारे आपका डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। दैट इज नॉर्मल, बीटा गामा फंक्शन, बीटा गामा डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल, आपका एक्सपोनेंशियल, ये सारे आपके कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक तो बहुत अच्छे से आपका डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट हो गया, तो ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। अब आता है चौथा पार्ट, चौथा पॉइंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और स्टैट्स वाले बच्चे इसी में आकर के फंस जाते हैं। दिस इज कॉल्ड ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन। ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। पॉइंट नंबर 4 इज द ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइंट नंबर 5 इज द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आता है काई स्क्वायर, फिर आपका टी, फिर आता है एफ, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं, राइट। ये आपके काई स्क्वायर टी एफ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन है। अब गाइज और एक पॉइंट और आपका लिस्ट में WLLN एंड CLT, बस ये आपके 40% वेटेज हैं। ये आपके 40% वेटेज है गाइस, राइट। तो अगर आप इस 40%, और प्रॉब्लम ये है 40% के अंदर कि ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन के इस 40% में 20% वेटेज ज्वाइंट और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट का हो जाता है, और यहां पे स्टूडेंट फंस जाता है।
कैसे फंसता है? क्योंकि ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम बात करते हैं ज्वाइंट का, जिसमें आप मार्जिनल पढ़ेंगे, कंडीशनल पढ़ेंगे, आपका कोरिलेशन पढ़ेंगे, रिग्रेशन पढ़ेंगे और सब फार्मूला बेस पढ़ेंगे। प्रॉब्लम यह है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो 2 लाइन लिखने के बाद से वो डबल इंटीग्रल में आ जाता है, पूरा का पूरा। और जब डबल इंटीग्रल में आएगा तो वहां पे एडवांस कैलकुलस बन जाता है, इंटीग्रल कैलकुलस बन जाता है, मैथमेटिक्स आ जाता है। और एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस में जब भी डबल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है। तो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ, अगर हम कहें जनरल टर्म्स में, वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट ना करके उसको हम मैथमेटिक्स का पार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 लाइन स्टैटिस्टिक्स लिखने के बाद से पूरा का पूरा आपका मैथमेटिक्स हो जाता है। और उसमें आपका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए कि ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं, अगर वो इंटीग्रेशन जो बनता है वो इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है। इंटीग्रेट क्यों नहीं हो पाता है वो अलग बातें हैं, वो बात की बात है, हम बताएंगे बाद में कैसे इंटीग्रेट नहीं होता है। क्योंकि अगर कोई फंक्शन अब वो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आ गए, वो जब तक टॉपिक नहीं समझाएंगे तब तक समझ नहीं आएगा, तो उसको छोड़ दो। मेरा कहने का मतलब कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पूरा इन्वॉल्व हो जाता है, एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस पूरा इन्वॉल्व हो जाता है, और वो आपको बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। और वो स्टैट्स वाले बच्चों को बहुत अच्छे से नहीं आता है तो फंस जाता है। आई नाइस सेइंग दैट कि आपको नहीं आता है, आपको आता होगा, लेकिन मैं जनरल मार्क बात कर रहा हूं, जनरल परसेप्शन लेके चल रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो मैं पता है कि बहुत सारे बच्चों को, स्टैटिस्टिक्स वालों को वो चीज नहीं आती है, और वही हम सिखाते हैं। और जैसे वो सीख लेते हैं बोलते हैं सर अब तो खत्म, ये तो 40 नंबर, हम तो बिल्कुल ज्वाइंट का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटता है, एक भी नहीं छूटेगा, बिल्कुल हम कर लेंगे, क्योंकि हमको ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था। तो ज्वाइंट पे फोकस करना बहुत जरूरी है। तो दिस इज द टोटली मैथमेटिक्स। तो अगर ज्वाइंट को मैथ में डाल दें तो 50-50% बराबर हो गया, मतलब 50% मैथ हो गया, 50%, क्योंकि बिल्कुल सही। आप जब करेंगे ज्वाइंट ना तो आप देखेंगे कि 2 लाइन लिखने के बाद से ज्वाइंट का बात ही नहीं रहा, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स रहा ही नहीं, अब क्या बन गया, वो मैथमेटिक्स बन गया, और वो एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस पहुंच गया। तो ये ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, और यही चीज स्टैट्स वालों को एक तो मैथ प्रॉब्लम करता है और एक ज्वाइंट प्रॉब्लम करता है, क्योंकि ज्वाइंट में वो क्वेश्चन में फंसते हैं, और जब फंसते हैं तो उनका पूरा पूरा ज्वाइंट खराब हो जाता है। तो मतलब 50 नंबर वो खराब कर लेते हैं और 50 नंबर पे ही वो बात करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पूरा मैथमेटिक्स खराब कर लेते हैं, लेकिन जनरली वो खराब कर लेते हैं, राइट। तो आप 40 नंबर चाहे स्टैट्स के हो चाहे मैथ्स को, किसी को अगर आप IIT जैम MS देते हैं तो आप इसको फोकस, और ये आपका प्रोबेबिलिटी रैंडम, और ये टोटली न्यूमेरिकल है, और कुछ नहीं करना है। आपका टोटल मिलाकर के 350 क्वेश्चन बनते हैं, 350 क्वेश्चन बनते हैं इस पूरे टॉपिक पे, पूरा 6 टॉपिक मिला दें तो 350 क्वेश्चन बनते हैं, और कुछ नहीं, हर एक का आपको कुछ नहीं याद करना है, मीन, वेरिएंस और MGF और PDF और CDF याद करना है, 5 फार्मूला याद करना है। तो ये जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है सबके 5 फार्मूला याद करना है कि मीन क्या होता है, इसका वेरिएंस क्या होता है, इसका MGF क्या होता है, इसका CGF क्या होता है, इसका PDF क्या होता है। अगर ये 4-5 फार्मूला याद है तो उसी पे आपका न्यूमेरिकल बनेगा, उसी पे आपको क्वेश्चन आएगा, उसी पे आपको सॉल्व करना है, राइट। तो ये आपका 40 नंबर तो रैंडम वेरिएबल डेफिनेशन पार्ट है, इस पे आपका 40-50 क्वेश्चन बनते हैं। स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो है आपका 100 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं, क्योंकि अगर 10 डिस्ट्रीब्यूशन है, हर एक के 4 पॉइंट है, 40 फार्मूला हो गए, और हर एक पे आपका 4-4 क्वेश्चन कर लेते हैं तो 200 क्वेश्चन का इससे बनते हैं, 100 क्वेश्चन का इससे बनते हैं, 300 क्वेश्चन, 50-100 क्वेश्चन इस पे बनते हैं, तो 400 क्वेश्चन टोटल बनते हैं। और मैथमेटिक्स की एक बुक में 400-450 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पूरा पूरा 40 नंबर जो आपका वेटेज है स्टैटिस्टिक्स, और हमें मैथमेटिक्स से ज्यादा आसान स्टैटिस्टिक्स क्वालिफाई करने लगता है। स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट बहुत इजीली क्रैक कर सकता है, मैथ क्रैक करना थोड़ा टफ है, लेकिन स्टैट्स क्रैक करना बहुत आसान है, ऐसे आप निकाल सकते हैं, चाहे वो आप स्टैट्स के स्टूडेंट है चाहे आप मैथ के स्टूडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 40% इसको वेटेज देंगे, इसको लेंगे, कितने परसेंट हो गए, 80%। 80 नंबर में डैम श्योर है कि आप अगर करना चाहें बढ़िया से तो 70 नंबर, आपका 65 नंबर बिल्कुल उठा सकते हैं। अब आता है 20% में क्या है, 20% जो आपका ये है, ये 20% की जो हम बात कर रहे हैं, इस 20% की, तो इस 20% के अंदर 2 टॉपिक है, एक आपका इन्फेरेंस के अंदर हम बहुत सारी चीज पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी पढ़ते हैं, इफिशिएंसी पढ़ते हैं, मैक्सिमम लाइक्लीहुड पढ़ते हैं, ठीक है, मोमेंट आप करते हैं, मेथड ऑफ मोमेंट पढ़ते हैं। तो अगर इसमें भी कुछ चीजें निकाल लें, जहां से 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आता ही आता है। कौन सा, मेथड ऑफ मोमेंट्स, मैक्सिमम लाइक्लीहुड, कंसिस्टेंसी, इफिशियंसी, एक आध टॉपिक और उसमें से उठा लेते हैं, 5 टॉपिक उठाओ, 6 से 7 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। तो 80 नंबर ए और 50 से 5 नंबर ए। लेकिन नहीं, हम, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको छोड़ देंगे, सब पे इक्वलिटी देना है, लेकिन किसको बेसिक, किसका मजबूत एकदम चलना है, जहां से क्वेश्चन आएगा उसको क्रैक करना ही करना है, उसके क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो ये आपका 40%, जिसमें से 1 नंबर का भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और ऐसा जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपका सीन क्वेश्चन नहीं रहेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको नहीं आता है, क्योंकि अगर फार्मूला बहुत अच्छे से आपको आता है और फार्मूला को मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से आता है प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के अंदर, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का दूसरा नाम होता है, इट इज कॉल्ड द बंच ऑफ फार्मूलाज।
क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के अंदर न्यूमेरिकल बड़े बड़े होते हैं, इसलिए कभी भी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल नहीं डालते हैं, और जितनी फार्मूला होता है फार्मूला को ही डालते हैं, फार्मूला की बेसिक क्वेश्चन डालते हैं, उसी को तोड़ते हैं मरोड़ते हैं, उसी को मैनिपुलेट करते हैं। तो ये अगर आप कोई अच्छे से आता है तो बिल्कुल डैम श्योर कि स्टैटिस्टिक्स में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो दूसरा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड द सैंपलिंग। तो ये आपका 20% वेटेज है। बिल्कुल डैम श्योर है कि 20 नंबर में आपका 10 नंबर तो हम उठा ही लेंगे, 10 नंबर हम चल ही सकते हैं, तो 90 नंबर की तो हम गारंटी देते हैं कि आपका बिल्कुल पानी की तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। 40 नंबर मैथमेटिक्स डैम 100%, 500, 1000% कि 40 नंबर मैथमेटिक्स में अगर आप ठीक से पढ़ते हैं तो एक सिंगल नंबर भी नहीं कट सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। 40 में आप 40 स्कोर कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स की 2 पार्ट डिवाइड कर लो, 1 इज 40%, 1 20%। इस 40% के अंदर आप बिल्कुल है कि 40 नंबर में आप 30 नंबर तक आप आसानी से उठा सकते हैं, 30 नंबर तक, ठीक है। तो अगर वहां से 35 नंबर उठा लेते हैं मैथमेटिक्स से और 30 नंबर स्टार्ट लेते हैं, 65 नंबर और 5 नंबर यहां से उठा लेते हैं, 20 में से 10 नंबर, तो 75 नंबर, और 75 नंबर पे आपका रैंक 1 to 5 के बीच में रहेगा। बिल्कुल रहेगा, 100% रहेगा। कहीं से नहीं है कि आपका आप नहीं कर पाओगे, कहीं से ये चीज नहीं होगा कि आपका क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। तो MS क्वालिफाई करना बहुत आसान है, और इट इज टोटल एप्लीकेशन पेपर। कहीं भी एक भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना होता है, ना थ्योरेटिकल टॉपिक होता है, बिल्कुल। और आप चाहो तो 2-3 महीना बढ़िया से बैठ के पढ़ो तो आपका 3 महीने के अंदर आप MS बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। तो अभी आपका कोरोना का प्रॉब्लम है, कहर है, तो आप घर पे बैठे हुए हैं, हमारे ख्याल से पूरा टाइम आपके पास है, यूनिवर्सिटी एग्जाम ले नहीं रही है, तो कहीं भी एग्जाम हो नहीं रहा है, तो आप बैठ के आराम से पूरा अच्छे से अपना फुल टाइम इस पे दे सकते हैं। लाइव क्लासेस चल रही हैं, पाथफाइंडर क्लासेस की भी लाइव क्लास चल रही है, स्टैटिस्टिक्स का बैच स्टार्ट एक हो गया, एक बैच स्टार्ट करूंगा, अभी हमने डेट डाला हुआ है। मेरे साइट पे जाएंगे, आपका मेरे यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, और मेरे आप pfcformat.com पे जाएंगे तो आप वहां पे सारा कुछ लिखा हुआ है, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है आप देख सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, और बिल्कुल आपका जुलाई अगस्त तक आते आते आपका प्री सिलेबस एक बार कंप्लीट हो सकता है। बहुत टाइम है आपके पास, सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर रिवीजन होगा, फिर ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो बहुत सारी चीजें हम कराते हैं। और कंप्लीट मटेरियल है, तो हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, तो क्लास नोट्स आपका रहेगा ही रहेगा, प्लस वीडियो आपके पास, जो भी क्लास लेक्चर रहेगा वो वीडियो आपके मोबाइल में सेव रहेगा, मोबाइल ऐप पे जा सकते हैं। प्लस आपके पास क्वेश्चन बैंक हम देते ही देते हैं, पूरा क्वेश्चन बुकलेट देते हैं, तो हम बुक देते हैं, तो 4 से 5 बुक मैथमेटिक्स की देते हैं, 6 बुक, और प्लस 2-3 बुक आपका स्टैटिस्टिक्स का देते हैं। तो कंप्लीट फुल मटेरियल आपको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। एनफ होता है, आपको क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस करना है, डैम श्योर 100% आप उसको क्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल कहीं से भी मेरे अकॉर्डिंगली आप ऐसा नहीं रहेगा कि आपका क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे। बस स्ट्रैटेजी आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो मैथमेटिक्स का कहीं पे भी आप ही नहीं कहिएगा कि पहले स्टैटिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, मैथमेटिक्स बाद में पढ़ेंगे, और मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं, पहले स्टैटिस्टिक्स बाद में करते हैं। आप क्या करिएगा, 40% मैथमेटिक्स ले चलिएगा पहले, और 40% स्टैटिस्टिक्स ले चलिएगा। तो आप टाइम डिवाइड कर लिए, मैथमेटिक्स और ये पार्ट स्टैटिस्टिक्स का एक साथ स्टार्ट करिए, बिल्कुल 100% के 80 नंबर आपका विद इन 2 मंथ आपका तैयार हो जाएगा 20 मार्क्स के लिए। उसके बाद टाइम मिलेगा, इसको आप स्टार्ट करिए पढ़ना, इसको रिवीजन स्टार्ट करिए। बिल्कुल 1 to 10 के बीच में रैंक अगर नहीं आएगा तो मिस से मिलिएगा, राइट। थैंक यू।